नमस्कार। इंडिया आफ्टर 1947 सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जब भारत को आज़ादी मिलती है तो विभाजन होता है, विभाजन धर्म के नाम पर होता है। लेकिन विभाजन के तुरंत बाद एक और प्रकार के विभाजन की मांग उठती है, वो होती है भाषाई विभाजन, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की मांग, भाषाई राज्यों की मांग। भारत की स्वतंत्रता संग्राम पर एक इतिहासकार ने व्यंग्य किया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ऐसा था कि जैसे एक चरवाहा अपने डंडे के बल से जब तक सारी भेड़ों को हाँकते हुए जा रहा था, वो सारी भेड़ें एक साथ चले जा रही थी। उसका भाव है कि चरवाहा अंग्रेज है और डंडा उसका सैन्य शक्ति है। और जैसे ही उसकी सैन्य शक्ति हटती है, चरवाहा हटता है, अंग्रेज हटते हैं, सैन्य शक्ति हटती है, वहीं पर सारी भेड़ें आपस में लड़ने लग जाती हैं। तो ऐसा उसका भारत के बारे में कहना है। कुछ मामलों में ये सही भी प्रतीत होता है, क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद एक जो ऐसा कॉमन मुद्दा था राष्ट्रभाषा हिंदी का, वो पूरा देश मान चुका था कि हिंदी राष्ट्रभाषा रहेगी। लेकिन जैसे ही आज़ादी मिलती है, क्षेत्रीय भावनाएं उमड़ पड़ती हैं और सभी हिंदी का विरोध करना शुरू कर देते हैं। वो हिंदी का विरोध आज तक अभी तक चल रहा है, खास करके दक्षिण में और ख़ास करके बंगाल में, दो जगह पर, और पंजाब में भी। तो जहाँ पर भाषाएं थोड़ी समृद्ध थी वहाँ पर बाद में ये इशू बना। तो ऐसा ही कुछ लिंग्विस्टिक राज्यों के बारे में भी है। तो जो लिंग्विस्टिक राज्यों की मांग है या जो उसका सपोर्ट है, वो मामला नया नहीं था। कांग्रेस और ख़ास करके महात्मा गांधी का शुरुआत से ही मानना था कि भाषाई राज्य बनने चाहिए। 1920 के नागपुर सेशन में प्रॉपरली कांग्रेस में जो उनकी प्रोविंशियल कमेटी होती थी, कांग्रेस कमेटी, उसको भाषा के आधार पर एक बार दोबारा रिऑर्गेनाइज किया गया, जैसे कन्नड़ा पीसीसी, उड़ीसा पीसीसी, मलयालम पीसीसी, इस तरीके से, ताकि सभी लोग आपस में बात कर सकें। महात्मा गांधी का मानना था कि जब लोग एक भाषा में बात करेंगे तो वो अपनी बातों को एक दूसरे को अच्छे से समझा पाएंगे और उनके अंदर एकता आएगी। जब हर एक राज्य के अंदर एकता आएगी तो राष्ट्र निर्माण में मदद मिलेगी, ऐसा उनका मानना था। तो ये कंसेप्ट चलता रहता है। लेकिन जब भारत को आज़ादी मिलती है तो वो इतने प्यार से नहीं मिलती। वहाँ पर एक विभाजन होता है धर्म के नाम पर, नरसंहार होता है, बहुत खून खराबा होता है और देश की जो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी थी वो चरमरा गई थी। उस समय पर ये मांग थोड़ी सी नाजायज़ प्रतीत हो रही थी। लेकिन महात्मा गांधी थे, उन्होंने अक्टूबर 1947 में कहा नेहरू और पटेल को कि इस काम को जल्दी से जल्दी हमें कर देना चाहिए। फिर नेहरू और पटेल ने गांधी जी को समझाया कि आपको खाली ये काम दिखाई दे रहा है, आपको पता है हमारे पास कितने काम हैं। उन्होंने कहा क्या काम है? उन्होंने कहा कितने सारे रिफ्यूजी आए हैं, ईस्टर्न पाकिस्तान से बंगाली आ रहे हैं, वेस्टर्न पाकिस्तान से पंजाबी, हिंदू और सिख आ रहे हैं। उनको कहाँ बसाना है, कहाँ रखना है, ज़मीन उनको कैसे दोबारा अलॉट करनी है, जो लोग यहाँ छोड़ के चले गए हैं, कितना बड़ा काम है, आपको पता है कुछ? उन्होंने कहा नहीं, पता नहीं था। उनका ठीक है, सुनो फिर। दूसरा काम उन्होंने कहा देश का संविधान बनाना है। कैसा बनाएंगे, किस तरीके से हम राज करेंगे, कैसे देश को लेके आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, हमें इंडस्ट्री किस तरीके से लगानी है, एग्रीकल्चर पे कैसे ध्यान देना है, 5 ईयर प्लान कैसे लेके आने, हमें इतने बड़े बड़े काम पेंडिंग हैं। और फिर सबसे बड़ा काम, अभी तो हमारा देश ही इंटीग्रेट नहीं हुआ है। जो रियासतें हैं वो अलग है, प्रिंसली स्टेट अलग है। अभी वो जब हमारे अंदर इंटीग्रेट होंगी, हम एक साथ होंगे, तभी तो हम इस मुद्दे पर सोच पाएंगे। तो ऐसा करो, आप इस मुद्दे पर बोलना बंद कर दो। लेकिन महात्मा गांधी फिर भी बीच बीच में बोल पड़ते थे। लेकिन नियति थी कि वो उससे अधिक देर तक जिंदा नहीं रह पाए। 1948 जनवरी में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। तो उनको बहुत अधिक समय मिलता नहीं है आज़ादी के बाद देश को आज़ाद देखने का। तो इसके बाद ये सारा जो मसला था, जो हमने बातें की, उन मसलों के पीछे चला जाता है बैक बर्नर पे। तो आज हम जिस एक स्पेशल राज्य की बात करेंगे, वो आज बात करेंगे बॉम्बे की, जैसा कि आपने हेडलाइन में देख ही लिया होगा। तो हम बॉम्बे की बात करेंगे। लेकिन जब ये बैक बर्नर पे मुद्दा चला गया था तो ये उठता कैसे है? अच्छा, बॉम्बे का अगर नक्शा देखें तो बॉम्बे बहुत अजीबोगरीब स्टेट थी। बॉम्बे का मतलब यहाँ पर दो रहेगा। एक बॉम्बे सिटी की बात होगी, यानी कि बम्बई शहर की, जिसको आज मुंबई कहते हैं, और एक बॉम्बे स्टेट की बात होगी, जिसका आज काफ़ी सारा हिस्सा महाराष्ट्र स्टेट में है। तो उस वक्त जो बॉम्बे स्टेट हुआ करती थी 1843 से लेके 1936 तक, वो इस तरीके की थी कि उसमें बहुत सारा महाराष्ट्र का पार्ट, गुजरात का पार्ट, कच्छ का और सिंध भी उसी में था। तो बहुत बड़ी एक स्टेट थी। यहाँ तक कि यमन का भी कुछ पार्ट उसी के अंदर था, एडन भी इसी के अंदर आया करता था काफ़ी समय तक, बाद में उसको अलग कर दिया गया। तो बहुत बड़ी स्टेट थी। तो ये सारा मुद्दा जो बैक बर्नर पे चला गया था, पीछे चला गया था, उठता कैसे है? उठता है, एक कांग्रेसी थे, क्रांतिकारी थे,
उनके दिमाग में आया कि नहीं, जो आंध्रा है वो बड़ा होना चाहिए। आंध्रा उस वक्त कुछ ऐसा था, ये वाला आंध्रा वाला हिस्सा है जो आज का आंध्रा है, जो अभी रिसेंट बना है 2014 में, और बाकी ये तमिलनाडु का पार्ट है, कुछ इसमें से नॉर्थ केरला का पार्ट है, कर्नाटका का पार्ट है और कुछ केरला का पार्ट है। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। देखिए, अंग्रेज जिस तरीके से बसते गए उन्होंने उस तरीके से अपनी स्टेट्स को बनाते चले गए। जो रियासतें बच गई वो बीच में ऐसे ऐसे पड़ी हुई थी, इसीलिए भारत का नक्शा ऐसा था। तो पोट्टी श्रीरामुलु, इनको लगा कि हमें तो ग्रेटर आंध्रा चाहिए। ये बैठ गए भूख हड़ताल पे 1952 में। बैठे रहे 15-20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए। नेहरू और पटेल बिल्कुल अडिग थे कि ऐसा राज्य नहीं बनाएंगे। पटेल तो तब तक जा चुके थे, पटेल का देहांत हो जाता है 1950 में, तो नेहरू अभी भी अडिग थे। इसके लिए पहले भी कई कमेटियां बन चुकी थी। एस के धार कमेटी बनती है 1948 में, फिर बाद में जेवीपी कमेटी बनती है जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभाई सीतारमैया तीनों थे। इन्होंने कहा कि ये जो मांग है ये वाजिब नहीं है, कोई भी राज्य लिंग्विस्टिक आधार पे नहीं बनना चाहिए, अभी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी देश की ज़रूरी है। नेहरू का कहना था कि अगर भारत जीवित रहेगा तो हम सब जीवित रहेंगे और खुशहाल रहेंगे, और अगर भारत ही जीवित नहीं रहा तो हम खुशहाल नहीं रह पाएंगे। जीवित का मतलब कि इंटीग्रेट प्रॉपरली हो जाए, हम एक नेशन बन जाए। लेकिन ये बैठ जाते हैं, 15-20 दिन हो जाते हैं, नेहरू को थोड़ा लगता है कि भाई देखते हैं क्या करें। पॉलिटिकल देखिए प्रेशर तो आता ही है, इलेक्शन हो चुका था पहला, तो ये सारी बातें तो चल ही रही थी। तो उसी के बीच में ये हड़ताल पे बैठे थे। जब तक नेहरू समझ पाते कि मैं मानूं कि ना मानूं, तब तक 52 दिन हो जाते हैं, और 52वें दिन इनका निधन हो जाता है। निधन होते ही वहाँ पर गदर मच जाता है, क्रांति हो जाती है, एक तरीके की रिवॉल्ट हो जाता है, संघर्ष होता है, लोग मारे जाते हैं, और नेहरू को मानना पड़ता है कि हम इस राज्य को बनाएंगे। और फिर वो बनता है आंध्र प्रदेश उस नक्शे का उस समय। और उसी के साथ तमिलनाडु को अलग से बना दिया जाता है, तमिलनाडु अब अलग हो जाता है, मद्रास प्रेसिडेंसी टूट जाती है। लेकिन विडंबना देखिए कि जो व्यक्ति आंध्रा के लिए एक प्रकार का शहीद हुआ, उसी आंध्रा को, जिस हिस्से को वो चाहता था कि हैदराबाद स्टेट का जो तेलंगाना एरिया है वो हमें दे दिया जाए, हमें एक साथ कर दिया जाए तेलुगु भाषियों को। ये तो चेन्नई भी मांग रहे थे कि चेन्नई भी हमें दो, वहाँ पर हमारे लोग ज़्यादा है, लेकिन चेन्नई नहीं दिया गया। और उसी को देखिए बाद में दोबारा फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो गया। तो इनकी जो शहादत थी वो काम नहीं आई। काम कहाँ आई? इनकी शहादत के कारण पूरे भारत का नक्शा ही बदला गया। तो यहीं से स्टोरी शुरू होती है बॉम्बे की स्टेट की। तो जो एसआरसी थी वो पूरे देश में घूम रही थी, वो बम्बई भी पहुंचती है। बम्बई में अलग कहानी चल रही थी। अब बम्बई में एक संयुक्त महाराष्ट्र परिषद का गठन हो चुका था 1946 से ही। वो डिमांड कर रहे थे कि एक बड़ा मराठा बनना चाहिए, ग्रेटर महाराष्ट्र बनना चाहिए, जिसमें वो बहुत सारा हिस्सा जो सेंट्रल प्रोविंस जो आज मध्य प्रदेश है उसका मांग रहे थे, विदर्भ वाला एरिया, और कुछ निजाम वाला जो हैदराबाद था उससे मांग रहे थे, और चाह रहे थे कि हमें अलग कर दिया जाए, बड़ा मराठी एरिया बना दिया जाए और बॉम्बे को उसकी कैपिटल कर दिया जाए, मतलब बॉम्बे सिटी को उसकी कैपिटल बना कर दिया जाए। लेकिन गुजराती लोग चाहते नहीं थे कि बॉम्बे उनके पास जाए, इसीलिए एक बॉम्बे रेजिडेंस कमेटी भी बनती है जिसके चेयरमैन रहते हैं पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्हीं के साथ JRD टाटा रहते हैं, बिरला रहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, लॉयर, स्कॉलर, ये सभी लोग होते हैं। ये अगेंस्ट थे इस आइडिया के कि बॉम्बे सिटी को बॉम्बे स्टेट में दे दिया जाए, यानी कि महाराष्ट्र में दे दिया जाए। तो जब वो आता है कमीशन मिलने के लिए, तो जो ये कमेटी बनी हुई थी बॉम्बे रेजिडेंस कमेटी, उनको 200 पेज का ज्ञापन देती है कि लो पकड़ो, पढ़ो इसको पहले। अब उसमें उन्होंने पूरी कहानी लिख रखी थी, हिस्ट्री बता रखी थी कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर यूरोपियन लोग आए, जब यूरोपियन आके बसे उसके बाद सबसे पहले गुजराती लोग आए। गुजरातियों में भी आए कौन से? हिंदू आए, बनिया आए, वहाँ से पारसी आए। फिर उन्होंने बिजनेस को आगे बढ़ाया। जब आगे बढ़ने लग गया फिर कुछ मराठी लोग आए हैं, और उसके अलावा उत्तर भारत से बहुत सारे लोग आए हैं, तमिल से बहुत सारे लोग आए हैं, मतलब कि मद्रास प्रेसिडेंसी से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो ये शहर का जो इतिहास है वो मराठों से लेना देना नहीं है, मतलब कि मराठी भाषी लोगों से नहीं लेना देना है। कुल जो पॉपुलेशन मराठी बोलने वाली है बॉम्बे सिटी में उस वक्त वो केवल 43% है। तो कैसे उनको दे दिया जाए? उनका नहीं बनता, ये हमारा रहेगा। ये एक बॉम्बे सिटी स्टेट बनेगी, यानी कि ये शहर भी रहेगी, यही राज्य भी होगा। दूसरा तर्क उन्होंने देखा, ऐतिहासिक तौर पर दे दिया, भाषाई तौर पर दे दिया। उन्होंने कहा फाइनेंशियल कैपिटल है, यहाँ पर पूरी दुनिया का व्यापार हो रहा है, पूरे भारत से इतने प्लेन
हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाते जितने अकेले बॉम्बे से जा रहे हैं। आप इसको कैसे महाराष्ट्र में दे दोगे? गरीब स्टेट है वो, तो सारा पैसा खींच के यहाँ पर वो महाराष्ट्र में लगा देंगे, यहाँ पर तो हम डूब जाएंगे। उन्होंने कहा ये भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा फिर ये मल्टी कल्चरल है, मल्टी लिंग्विस्टिक है, और मराठी होने का मतलब है केवल मराठी भाषा की बात होगी। तो उन्होंने कहा ये जायज़ नहीं है, ये मांग ठीक नहीं है। लेकिन जो महाराष्ट्र संयुक्त परिषद थी उसके जो शंकरदेव राव थे और डॉक्टर गडगिल, वो बिल्कुल अडिग थे कि हमें तो बॉम्बे सिटी लेनी है। उनका कहना था कि इसके बिना तो हमारा वजूद ही नहीं है, हम मानते ही नहीं। तो बॉम्बे की जो लड़ाई थी बड़ी खतरनाक होने वाली थी, गंभीर होने वाली थी। तो ये सारा मसला चलता रहता है। अब नेहरू को थोड़ा सा दिक्कत थी दो जगह पर, एक पंजाब का विभाजन, एक बॉम्बे का विभाजन। उनको पता नहीं, पसंद नहीं था। उनको शायद लगता था कि कुछ सब नेशनलिज्म यहाँ पर ज़्यादा है। पंजाब में सिखों की तरफ से है, वो थोड़ा सिख स्टेट और पंजाबी स्टेट इस तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि पंजाबी तो वहाँ पर हिंदू भी थे, सिख भी थे, लेकिन वो सिख स्टेट की बात करते थे, पंजाबी की बात नहीं करते थे। उसी तरीके से महाराष्ट्र में मराठी की बात करते थे। उनको लगता था कि सब नेशनलिज्म में थोड़ा इसके अगेंस्ट रहते थे। फिर जो लॉजिक था बॉम्बे रेजिडेंट्स कमेटी का, उनको वो जायज़ लगता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ निकालो। तो दोनों गुट मिलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़। बॉम्बे रेजिडेंट्स कमेटी ने कहा देखिए हमारे पास एक ही कॉम्प्रोमाइज़ है, या तो बाइलिंगुअल स्टेट बनेगी जैसी कि है, जो ये वाली बनेगी, जिसमें गुजरात का भी हिस्सा रहेगा, हमारा भी रहेगा, और बॉम्बे ऐसी तरीके से चलता रहेगा, या फिर बॉम्बे सिटी स्टेट बनेगी। और संयुक्त परिषद ने कहा कि नहीं, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, महाराष्ट्र बनेगा और कैपिटल उसकी बॉम्बे रहेगी। तो उनकी बात मानी नहीं जाती। नेहरू ने कहा कि नहीं, कमेटी को ऐसी उसी कोई बात ना करो, इनको छोड़ दो। तो पंजाब और महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी जगह पर वो रिकमेंडेशन कर देते हैं स्टेट बनाने की। तो जब वहाँ पार्लियामेंट में बहस हो रही थी तो वहाँ पर बहुत सारे एमपी जो महाराष्ट्र के थे, मराठी बोलने वाले कांग्रेसी, वो फेवर में भी थे कि ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो, बाइलिंगुअल स्टेट ठीक है। लेकिन डॉक्टर गडगिल भी एमपी थे, वो भी वहीं पे थे। उन्होंने फिर जो बयान दिया वहाँ पर, उन्होंने कहा तुम चाहते हो कि हम नेशनलिज्म नहीं है, हमें सिखाओगे नेशनलिज्म, हम मराठा हैं, हमने ये किया है, हम शिवाजी के वंशज हैं, हम ऐसे कर देंगे, हम ये करना चाहते हैं, हम ही लोग, मान्य तिलक भी हमारे ही थे, हमने सबसे पहले कुर्बानियाँ दी हैं, हम हमेशा भारत के साथ रहेंगे। ये सोचना कि हम महाराष्ट्र बनाकर बॉम्बे लेकर अलग होना चाहते हैं, ये गलत बात है। देखिए उस समय की बातें थी कि स्टेट अलग भी हो सकता है, उस वक्त पूरा कंट्रोल नहीं था भारत के ऊपर। तो ये सारी बातें चलती हैं, लेकिन रिकमेंडेशन को माना जाता है। जब वो रिकमेंडेशन लागू होती हैं तो 16 जनवरी के आसपास बॉम्बे सिटी में एक प्रकार के दंगे भड़क जाते हैं। वहाँ पर बहुत संघर्ष होता है, लोग मारे जाते हैं, मराठियों द्वारा गुजराती के ऊपर हमला किया जाता है, गुजराती लोग भागने लगते हैं, वापस गुजरात की ओर जाने लगते हैं, और ये सारा कुछ चलता रहता है। लेकिन नेहरू नहीं मानते कि ये बनना चाहिए, और स्टेट्स बन जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो मोरारजी देसाई उस वक्त थे वहाँ के मुख्यमंत्री, वो गुजराती थे, और जो संयुक्त महाराष्ट्र परिषद थी वो मराठी थी। उनका कहना था कि ये जो दंगा भड़काया गया है मोरारजी देसाई द्वारा भड़काया गया है, ताकि ये दिखा सकें कि मराठी लोग खराब हैं। और मोरारजी देसाई का कहना था क्योंकि मैं गुजराती हूँ इसलिए ये मेरे खिलाफ है, क्योंकि ये चाहते हैं कि गुजराती आदमी यहाँ से चला जाए। तो देखिए आज़ादी के बाद जो वो भेड़ों वाली बात थी, किस तरीके से वो सही हो रही थी। वहीं पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे सी डी देशमुख, वो इस्तीफ़ा दे देते हैं कैबिनेट गवर्नमेंट से। तो माहौल बड़ा तनातनी का हो जाता है, लंबा चलता रहता है। 56 में कुछ नहीं होता, बाकी स्टेट बन जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे 1957 के आसपास कांग्रेस इलेक्शन में भी बड़ी मुश्किल से जीतती है बॉम्बे स्टेट में। अब धीरे धीरे गुजराती लोगों को भी लगने लगा कि यार हम क्यों धक्के खा रहे हैं, ठीक है हमारे पूर्वज आए थे, उन्होंने बम्बई को बनाया होगा, अब जब वो नहीं मान रहे हैं तो हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अब उसमें राजनीति आने लग गई कि वोट मिलेगा गुजराती के नाम से, वोट मिलेगा मराठी के नाम से। तो महागुजरात परिषद भी एक बनती है, जनता परिषद, महागुजरात जनता परिषद, वो गुजरात की डिमांड शुरू कर देते हैं। इंदुलाल याग्निक उसमें सबसे आगे रहते हैं, पहले वो स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेसी थे, तो वो उसमें आगे आ जाते हैं। इधर से शंकरदेव राव ये सब लोग भी बढ़ रहे थे। और धीरे धीरे 1960 आता है, नेहरू का एक दौर निकलने लग गया था, भारत स्टेबल हो चुका था, इंदिरा गांधी भी आने लग गई थी। इंदिरा गांधी उस वक्त थी कांग्रेस की प्रेसिडेंट 1960 में। उनके मन में आया कि यार ये इशू को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने बुलाया, बैठक की, तो सहमति बनी कि ठीक है जो बॉम्बे सिटी है वो आप उनको दे दें, और उसके बाद
हमें पैसा दें ताकि हम अपनी सिटी बना सकें। तो फिर वो अहमदाबाद वहाँ पर बनता है, अहमदाबाद को कैपिटल बनाया जाता है, फिर धीरे धीरे पैसा दिया जाता है तो गांधीनगर कैपिटल बनती है। तो देखिए, भारत आज़ाद होने के बाद भी कितने लंबे समय तक अंदरूनी संघर्षों से जूझता रहा। वो संघर्ष आज भी है, वो महाराष्ट्र में आज भी है, उत्तर भारतीयों के प्रति है। वही बात थी जो नेहरू वाली, वो गलत नहीं थी, सब नेशनलिज्म तो वहाँ पर था। वो बात हमें बाद में दिखती है जब वहाँ पर जो मद्रास के लोग थे उनको भगाया जाता है मद्रासी कह के। जब वो वहाँ से निकल जाते हो तो उत्तर भारतीयों की बारी आती है। 10-20 साल पहले खूब वहाँ पर शोर मचता था, अब तो थोड़ा कम होने लग गया, लेकिन वो शोर मचता था। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ थी भाषाई आधार पर कि भेदभाव होगा। तो इसलिए ही नेहरू, पटेल ये लोग चाहते थे कि भाषाई राज्य ना बने। लेकिन इसके दोनों व्यू पॉइंट आते हैं कि राज्य बनाने का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ भाषाई राज्य। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक अच्छा गठजोड़ बना, सभी लोग एक साथ एक भाषा के रह रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में मदद मिल रही है। और कुछ लोगों का कहना है कि जब क्षेत्रीय प्रवृत्तियाँ ज़्यादा दिखने लगती हैं तो उनका कहना है कि तब गलती हुई, देश में सीधा एक 4 लाइन मारनी चाहिए थी और मिक्स कर देने चाहिए थे सभी लोग। तो दोनों के अपने अपने विचार हैं। आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।